सभी दोस्तों और बच्चों को मेरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अपठित गद्यांश पढ़ेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर का बटन ज़रूर दबाएं। आइए शुरू करते हैं अपठित गद्यांश। आज का हमारा मूल विषय है अपठित गद्यांश। आज हम अपठित गद्यांश के अंतर्गत पढ़ेंगे कि गद्यांश को हम एग्ज़ाम में जब आ जाता है तो उसको कैसे हल करते हैं, किन किन बातों की हमें सावधानी बरतनी चाहिए, क्या क्या चीज़ों पर हमको गौर देना चाहिए, इन सब बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं हम पहले अपठित गद्यांश किसे कहते हैं। देखिए अपठित गद्यांश से आशय देखिए यहाँ पर अपठित का अर्थ होता है न पढ़ा हुआ, यानी कि जिसको हमने पहले कभी पढ़ा नहीं है। अर्थात अपठित गद्यांश वह अंश है जिसे हमने पहले कभी नहीं पढ़ा। यानी कि अब आप इसको देख दो, उपसर्ग अलग कर दो और इसको पठित अलग कर दो तो का अर्थ होता है नहीं और पठित का अर्थ होता है पढ़ना। यानी कि जिसको हमने पहले कभी नहीं पढ़ा, जिस अंश को हमने पहले नहीं पढ़ा उसको क्या बोलते हैं? अपठित गद्यांश। आइए आगे देखते हैं अपठित गद्यांश में क्या क्या इसके लाभ हैं। देखिए अपठित गद्यांश भाषाई योग्यता मापन के उपकरण के रूप में परीक्षा में प्रयुक्त होते हैं। इसके माध्यम से बच्चों को पढ़कर समझने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। भाषा का अपरिचित स्थितियों में प्रयोग कर सकने की क्षमता का आकलन किया जाता है। अपठित गद्यांश के अंतर्गत उससे संबंधित प्रश्न हल करने के लिए भी दिए जाते हैं। इससे बच्चों में भाषाई योग्यता का विकास होता है, उनमें शब्द भंडार में भी वृद्धि होती है और जो प्रश्न दिए जाते हैं उनको भी हल करने के लिए दिए जाते हैं। इसमें आइए इसमें कौन कौन से प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं अपठित गद्यांश में। देखिए पहले प्रश्न उसमें अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपने इस गद्यांश को पढ़कर क्या अर्थ ग्रहण किया, इसका मूल भाव क्या निकाला आपने, क्या आप इससे सीख ले रहे हो। दूसरा व्याकरण संबंधी प्रश्न उसमें पूछे जा सकते हैं कि जैसे भी कोई शब्द आ जाता है, किसी शब्द का पर्यायवाची पूछ लिया जाता है। सूरज शब्द आ गया तो उसका पर्यायवाची पूछ लेंगे, दिन आ गया तो उसका कोई भी शब्द आ जाता है उसका विलोम शब्द पूछ सकते हैं। तो इससे व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आइए आगे देखते हैं शीर्षक संबंधी प्रश्न। उसमें शीर्षक यानी कि जो हमारा गद्यांश दिया है उसका शीर्षक क्या है, उस शीर्षक के बारे में भी वो पूछ सकते हैं कि उपयुक्त गद्यांश का मूल या मुख्य शीर्षक क्या है। और चौथा प्रश्न पूछ सकते हैं सारांश लेखन, यानी कि जो आपने गद्यांश पढ़ा है, जो आपने पैसेज पढ़ा है उसका सारांश अपने शब्दों में लिखिए। ये भी वहाँ पर आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। और गद्यांश को हल करने पर हमको किन किन सावधानियों को बरतनी चाहिए उनके बारे में हम आप चर्चा करते हैं। देखिए पहली, गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को हमको ध्यान से पढ़ना है कि गद्यांश में हमसे क्या प्रश्न पूछा है और उसको हमको बड़े सावधानी से पढ़ना है, ध्यान से, कि हमें कोई गलती ना हो जाए हमसे। दूसरा देखते हैं गद्यांश को ध्यानपूर्वक 2 या 3 बार पढ़ना है। आप जितनी बार गद्यांश को पढ़ोगे आप उतनी बार ही उसको ठीक तरह से समझ पाओगे। आइए देखते हैं तीसरे में है प्रश्नों से संबंधित अंश को पेंसिल से चिन्हित कर लें। यानी कि हम गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको लग रहा है ये उत्तर हो सकता है तो उसको हमको अंडरलाइन कर लेना है पेंसिल से। जैसे हम ये अंडरलाइन कर लें, किसी चीज़ को ऐसे अंडरलाइन कर लेना है और जब हम प्रश्न के उत्तर करें तब हमको उसमें कोई दिक्कत ना आए। आगे देखिए 4, और प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में देने हैं और वो भी कैसे देने हैं, हमको संक्षिप्त देने हैं, यानी शॉर्ट एंड स्वीट हमको उनके आंसर देने हैं। आइए आगे देखते हैं शीर्षक से संबंधित। जो हमसे शीर्षक पूछा जाता है कि जो गद्यांश आपको दिया है उसका उचित शीर्षक चुनिए, शीर्षक क्या है, तो उससे संबंधित सावधानियाँ क्या क्या बरतनी चाहिए उनको हमें देखना है। देखिए 5 नंबर पर है शीर्षक से संबंधित प्रश्न का उत्तर देने के पूर्व गद्यांश के केंद्रीय भाव को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। यानी कि वो केंद्रीय भाव क्या है, उसका मूल भाव क्या है, क्या हमसे कहना चाह रहा है, उसको हमको ठीक तरह से समझ लेना चाहिए।
आइए देखते हैं 6 नंबर की। 6 में पूछा है कि शीर्षक का आवश्यक विस्तार नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि शीर्षक, जो भी आप शीर्षक चुनते हैं उसको बिल्कुल छोटे कम शब्दों में हमको शीर्षक देना होता है। 7 नंबर, शीर्षक संक्षिप्त एवं आकर्षक होना चाहिए। और शीर्षक कैसा होना चाहिए? संक्षिप्त, छोटा और आकर्षक, सबको अच्छा लगे और सही भी लगे, ऐसा हमारा शीर्षक होना चाहिए। 8 देखते हैं। 8 में शीर्षक पहचानने के लिए गद्यांश में इस प्रश्न का उत्तर ढूंढें, यानी कि जब हम लिखेंगे शीर्षक तो हमें अपने आप से एक क्वेश्चन करना है कि गद्यांश का मूल विषय क्या है, ये हमें क्वेश्चन करना है अपने आप से, तब हमको शीर्षक निकालने में आसानी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं आगे। लेखन संबंधी सावधानी हमको क्या बरतनी है सारांश में, जब सारांश हम लिखेंगे तो उसके लिए क्या क्या सावधानी बरतनी है वो देखिए। सारांश अपने शब्दों में लिखना है और संक्षिप्त लिखना है, खुद के शब्द होने चाहिए और वो भी कैसे होने चाहिए? संक्षिप्त, छोटा। सारांश हमको छोटा लिखना होता है। सारांश लगभग 1/3 होना चाहिए। और सारांश कितना होना चाहिए? 1/3, यानी कि कोई भी गद्यांश दिया होता है वो 9 या 10 लाइन का होगा, तो 9 या 10 लाइन में से आपको केवल 3 या 4 लाइन में ही उसका सारांश लिखना होता है। आगे देखिए, और जो हमारा गद्यांश लिखेंगे उसको हम अन्य पुरुष में लिखा हुआ होना चाहिए। कौन से में? अन्य पुरुष में हमारा जो सारांश है वो लिखा होना चाहिए। अन्य पुरुष के बारे में मैं आपको बता दूं, यानी हमने सर्वनाम पढ़े थे। सर्वनाम के 6 भेद थे। कितने भेद थे? 6 भेद थे। उनमें से जो पहला सर्वनाम था पुरुषवाचक सर्वनाम, पहला था हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। उस पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद थे। उसमें से हमारे 3 भेद थे। एक भेद था उत्तम पुरुष सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा था अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम देखिए, अब ये सारांश कैसा होगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में होता है। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वे सर्वनाम होते हैं जिनका प्रयोग बोलने या सुनने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है, यानी सामने वाले के लिए किया जाता है। यानी कि उनमें किन प्रकार के शब्द होंगे? जैसे कि वह, वे, उन्हें, उसे आदि, इन शब्दों का उसमें प्रयोग किया जाएगा। आगे देखते हैं हम। सारांश में प्रमुख बातें ही शामिल की जाती है, अनावश्यक शब्दांश को सारांश में शामिल नहीं किया जाता है। यानी कि सारांश जब हम लिखेंगे तो उनमें मुख्य मुख्य बातें लिखेंगे और अनावश्यक बातों को हमको छोड़ देना होता है। आगे देखिए, अब हमें इससे लाभ क्या होते हैं इनको हल करने से? पहला बात, हमें भाषा का ज्ञान बढ़ता है। हमारी गद्यांश को जब हम करेंगे, हल करते हैं बार बार, तो हमारी भाषा का ज्ञान बढ़ता है, भाषिक योग्यता में हमारी वृद्धि होती है। और तीसरा क्या होगा? हमारे जो शब्द भंडार है उनमें भी हमारे क्या होगी? वृद्धि होती है। आगे देखिए, अब हम आपके सामने एक अपठित गद्यांश अभ्यास के रूप में पेश कर रहे हैं। ठीक है, उसको ठीक तरह से समझना है, फिर हम उसके प्रश्न उत्तरों पर हम चर्चा करेंगे। ये अपठित गद्यांश आपके सामने है, देखिए। महिलाओं की महती भूमिका के बारे में गांधी जी ने कहा था, स्त्रियों के अधिकारों के प्रश्न पर मैं किसी भी प्रकार का समझौता करने के लिए तैयार नहीं हूँ। वह तो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। मेरी राय में उन्हें किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। स्त्री घर की स्वामिनी है, पुरुष रोटी कमाता है, वह उसे सबको बांटती है और खिलाती है, घर का बच्चों का पालन करती है, वह राष्ट्र माता है। यदि वह रक्षा न करे तो सारी मानव जाति नष्ट हो जाएगी। तो ये हमारा गद्यांश था। अब इस गद्यांश से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। हम इस गद्यांश में क्या क्या प्रश्न पूछे उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, इस गद्यांश में ये प्रश्न हमसे पूछे गए हैं। देखिए, पहला प्रश्न पूछा है घर की स्वामिनी कौन है। दूसरा पूछा है हमसे गांधी जी किस बात के लिए समझौता नहीं करना चाहते थे। तीसरा पूछा है कि गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। और चौथा पूछा है हमें ये राय, जो राय शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द पूछा है। यानी कि राय शब्द पूछा है, इससे हमारी क्या होती है? व्याकरण शब्द है और इससे हमें शब्द भंडार में हमारे वृद्धि होती है। ये गद्यांश का शीर्षक पूछ रखा है। और इसमें नहीं पूछा है, अगले और भी गद्यांश में किसी में आया तो उसमें इसका सारांश भी लिखवा सकते हैं आपसे।
ठीक है बच्चों, आइए अभी उनके हम प्रश्न उत्तर के बारे में चर्चा करते हैं। ये देखिए, ये है घर की स्वामिनी कौन है। अब इसका आपने गद्यांश पढ़ा होगा ढंग से, या तो उसको देखना आप, उसमें लिखा था घर की स्वामिनी कौन है, स्त्री घर की स्वामिनी है। आगे देखिए दूसरा प्रश्न, गांधी जी किस बात के लिए समझौता नहीं करना चाहते थे। अब ये देखिए, गांधी जी स्त्रियों के अधिकारों पर प्रश्न किसी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहते थे। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 4 में पूछा था हमें कि गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। अब उचित शीर्षक आपके मन से लिख सकते हो, जो उसका मूल भाव, केंद्रीय भाव क्या है वो। अब देखिए, इसमें महिलाओं का महत्व एवं उनके अधिकार, ये भी उसका शीर्षक हो सकता है, और दूसरा महिलाओं की महती भूमिका। इनमें से आप कोई सा भी चूज कर दोगे, दोनों ही आपके सही हैं, दोनों ही शीर्षक सटीक बैठते हैं। आइए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में पूछा था राय। ये जो राय शब्द है, इसका पर्यायवाची शब्द हमको बताना था। ठीक है, अब देखो, राय, राय का अर्थ होता है एक, दूसरा पर्यायवाची एक सलाह भी होता है, किसी को सलाह देते हैं ना, और एक ये होता है मत भी होता है। इसको इंग्लिश में हम एडवाइस, एडवाइस भी कहते हैं, किसी को एडवाइस देते हैं ना, तो वैसे ही हिंदी में इसका पर्याय है सलाह और मत है। ठीक है बच्चों, तो पुनरावृत्ति के लिए रूप में देख सकते हो आप। देखिए, ये गद्यांश हैं, पुनरावृत्ति में क्या है, हम गद्यांश को ध्यानपूर्वक 2 से 3 बार पढ़ेंगे, तभी हमको ठीक तरह से वो समझ आएगा। आगे देखो, प्रश्नों से संबंधित अंश को हम पेंसिल से भी चिन्हित करेंगे। ये भी हमने आपको पहले बताया था कि उनको बीच बीच में, जैसे कि ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, वैसे ही आप अंडरलाइन करें, तो उससे हमको क्या, प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में आसानी रहती है। आगे देखिए, और प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में संक्षेप और प्रश्न के अनुरूप ही लिखना है। यानी कि उन्होंने पूछा है, अभी जो प्रश्न पूछा था उसमें राय पूछा था आपसे। ठीक है, अब राय का पर्यायवाची पूछ रहा है, आप किसी और का लिख रहे हो, तो वो आप वहाँ पे क्या हो जाती है, ठीक नहीं रहती है। अब देखिए, पहला पूछा था घर की स्वामिनी कौन है। अब इसमें देखिए, हम देख रहे हैं, इसमें देखो, ये इसका आंसर ये रहा, घर की स्वामिनी ये रही, घर की स्वामिनी स्त्री होती है। आगे देखिए, दूसरा वो, गांधी जी किस बात के लिए समझौता नहीं करना चाहते थे। अब देखिए, इस पैराग्राफ में, इस गद्यांश में हम देखते हैं आंसर। देखिए, गांधी जी, ये देखिए, स्त्रियों के अधिकारों के प्रश्न पर मैं किसी प्रकार का समझौता करने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये देखो, दूसरे का प्रश्न यहाँ मिल गया। अब हम देखिए, तीसरा प्रश्न क्या था, गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। अब देखो, शीर्षक तो हमें इस पूरे गद्यांश को पढ़ने के बाद इसके मूल भाव को समझेंगे, और जो मूल भाव निकलेगा वही इसका शीर्षक होगा। तो यानी इसमें पूरे जो गद्यांश है, इसकी में किसके बारे में बात की गई है, महिलाओं के बारे में बात की गई। तो क्या इसका शीर्षक होगा, महिलाओं की महती भूमिका, ठीक है, या महिलाओं के अधिकार। इनमें से आप कोई भी शीर्षक दे सकते हो। एक प्रश्न था कि राय, जो राय शब्द है उसका पर्यायवाची लिखना है आपको। अब देखिए, यहाँ देखिए, ये राय शब्द आया। अब इस राय शब्द का उन्होंने पर्यायवाची पूछा था। ठीक है बच्चों, अब आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ बच्चों, एक बात बताना भूल गया मैं आपको, ये जो पूरा गद्यांश है, इसको आपको अपनी नोटबुक में करना है। पहले गद्यांश लिखना है, उसके बाद में आपको ये जो इसके 4 प्रश्न दिए गए हैं, इन 4 प्रश्नों को आपको नोटबुक में करना है, और इनके आंसर भी आपको नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।